गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशुतोष जीएस एकेडमी में। अह, बच्चों, पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज में आज हम सेकंड टॉपिक लेकर आ रहे हैं, यानी सेकंड चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और संविधान के इस सेकंड चैप्टर में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, यानी सिटीजनशिप। इसके प्रावधान आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक मेंशन किए गए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे संविधानविदों ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया। अगर जहां चैप्टर 1 में हम भारत और उसके संघीय क्षेत्रों की बात करते हैं, वहीं पे चैप्टर 2 में हम देश के नागरिकों की नागरिकता की बात, जबकि चैप्टर 3 में इन्हीं नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं, जबकि चैप्टर 4 में राज्य का नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी की बात करते हैं। चैप्टर 5 में हम राज्य और केंद्र सरकार की स्वरूप को हम देखेंगे। तो अगर हम प्रॉपरली सोचें कि जो भी प्रावधान दिए गए हैं, क्या ये कहीं से भी अरेंज कर दिए गए? तो नहीं, ये साइंटिफिकली अरेंज किए गए। ठीक है, तो आज हम लोग नागरिकता संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे और नागरिकता से संबंधित क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं, इसमें कब कब सुधार किया गया, कौन कौन से बदलाव किए गए, संशोधन क्या किए गए, पीआईए ओसीआई ये सब क्या है ना, इसका फिर विलय कर दिया गया 2015 में। ये सब चीजें हम आज स्पेशल रूप से देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किन आधारों पे किसी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति होती है, किन आधारों पे इन नागरिकता संबंधी जो भी हमें अधिकार दिए जाते हैं ये समाप्त भी किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 2 नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें तो सामान्यतः दो प्रकार के टर्म्स आते, पहले नागरिक और दूसरे विदेशी। हमारे देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, पहले वो जो यहाँ के वासिंदे हैं जिन्हें नागरिक का दर्जा दिया जाता है, और दूसरे वे जो बाहरी देश से भारत में आए हैं किसी कारणवश। तो अगर हम नागरिकता या नागरिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि नागरिक क्या है, तो वे राज्य के ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी हम उन्हें कहते हैं जिन्हें केवल सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए, जबकि नागरिक राजनीतिक अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं हो। वैसे नागरिक राजनीतिक अधिकार का अर्थ होता है जिन्हें राइट टू वोट हो, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार हो, और यहाँ पे जो भी सरकार गठन किए जा रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, या सरकारी जो लोक नियोजन होते हैं, सरकारी नौकरी होती है उसमें वो भाग ले सके। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये सारे प्रावधान, ये सारी जो स्पेशल राइट्स है केवल भारतीय नागरिकों को दी जाती है, जबकि विदेशियों को इस प्रकार की कोई भी राइट्स नहीं मिलती। उन्हें केवल सामाजिक और आर्थिक अधिकार ही दिए जाते हैं, जैसे वो यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे आर्थिक अर्जन कर सकते हैं, अर्थ का अर्जन कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड यहाँ फैसिलिटी उन्हें मिल सकती है। ठीक है, लेकिन कोई भी राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं मिलेगी, यानी वो राजनीतिक दल का गठन नहीं कर सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, और लोक नियोजन के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो भारतीय नागरिक की बात करें तो नागरिक राज्य के कुल सदस्य के रूप में ठीक है, आधुनिक राज्य के पूर्ण सदस्य के रूप में पूर्ण सदस्य होते हैं, और जिन्हें पूर्ण निष्ठा और सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सिविल का मतलब जैसे मैंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले, तो सिविल का अर्थ होता है सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सॉरी, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और अगर आप राजनीतिक अधिकार की बात करें तो राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है जहां पे राइट टू वोट हो,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूट और इस प्रकार के जो भी पॉलिटिकल राइट्स। वही जो है विदेशी नागरिक की हम बात करें तो विदेशी नागरिक दो प्रकार के होंगे। पहले विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु, ये तो सामान्यतः इस दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। विदेशी मित्र हम उन लोगों को कहते हैं जो ऐसे देश से संबंधित होते हैं जिनके साथ भारत सरकार के सकारात्मक संबंध है, जैसे इजराइल, रशिया, अमेरिका, ठीक है, यूरोप के मोस्ट ज्यादातर कंट्रीज। तो इन्हें हम मित्र विदेशी कहते हैं या विदेशी मित्र कहते हैं। जबकि वही दूसरी ओर शत्रु विदेशी होते हैं या विदेशी शत्रु जिन्हें हम कहते हैं। तो ये ऐसे लोग कहलाते हैं, ऐसे लोगों को हम विदेशी शत्रु कहते हैं जो जिनके साथ भारत की युद्ध जैसी परिस्थितियां हमेशा बनी रही है। और सामान्यतः युद्ध भारत और उस देश के बीच युद्ध होते रह रहे हैं। तो ऐसे तो देश के जो भी वासिंदे होते हैं उन्हें हम विदेशी शत्रु कहते हैं। ठीक है, अगर विदेशी शत्रु की हम बात करें तो विदेशी शत्रु की कोई भी नागरिक, विदेशी शत्रु से रिलेटेड कोई भी वासिंदे को भारत में आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 22 के तहत प्रावधान, आर्टिकल 22 के तहत कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 22 के बारे में हम मौलिक अधिकार के क्लास में पढ़ेंगे। संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं आर्टिकल 22 के बारे में, तो ये निरोधक संबंधी प्रावधान होते हैं जहां पे पुलिस किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के लिए अपनी कस्टडी में रख सकती है, उसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जबकि जिन्हें आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण नहीं मिलता है उन्हें पुलिस, जैसे आतंकवादी हो गए या जैसे नक्सलवादी हो गए या देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता के लिए जो खतरा हो, ऐसे तत्वों को जो पुलिस हो या जो हमारी सैन्य शक्ति है वो उन्हें अधिकतम 3 से 6 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो जो भी विदेशी शत्रु होते हैं उन्हें आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, जबकि विदेशी मित्र को आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा वही दूसरी और हम अगर बात करें, जैसे मौलिक अधिकार की बात हुई, तो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी के भी एग्जाम में ये पूछे गए हैं और कई बार स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम में ये पूछे गए कि मौलिक अधिकार में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। तो अगर मैं भारतीय नागरिकों की बात करूं मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सारे आर्टिकल जो हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं इन आर्टिकल के तहत। जबकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारी जो आर्टिकल्स हैं इसमें सभी देश के सभी वासिंदों को संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 15 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 15 में सरकार कभी भी किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, उसकी लिंग, उसकी जाति, उसके धर्म या उसके वर्ण के आधार पे, उसकी रेसिस कलर के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती। यानी किसी भी सार्वजनिक स्थल पे उसे जाने से रोका नहीं जा सकता या किसी भी प्रकार के उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाए। ठीक है, ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 जो होता है वो लोक नियोजन में भारतीयों को विशेष अधिकार देता है, जिसमें लोक नियोजन में केवल भारतीय ही नियुक्त किए जा सके। इसका स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 16 में किया गया है। हालांकि आर्टिकल 16 में कुछ स्पेशल प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे जो भी रिजर्व कैटेगरी है, जो भी समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें आर्टिकल 16 के तहत स्पेशल रिजर्वेशन का प्रावधान उनके लिए किया गया है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में जैसे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे
राइट टू कोर्ट हो गया, जब वाक की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, उसके बाद संघ बनाने का अधिकार, इसी संघ बनाने के अधिकार के तहत हम लोग राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। ठीक है, देश का कोई भी वयस्क नागरिक भारत में अपना खुद का राजनीतिक संगठन बना सकता है, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, भारत में भ्रमण करने का अधिकार है ना। इस तरह के कुछ अधिकार है जिसके बारे में हम मौलिक अधिकार में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जबकि आर्टिकल 29 की अगर बात करें, आर्टिकल 29 और 30 की बात करें, तो देश की जो अल्पसंख्यक वर्ग है वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन या कुछ स्पेशल प्रयास कर सकते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, यह आर्टिकल भी देश के नागरिकों को भी प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि अगर आर्टिकल 14 की बात करें, विधि के समक्ष समानता, तो इस विधि के समक्ष समानता के तहत देश के नागरिक और गैर नागरिक सभी को अधिकार प्राप्त होते हैं और सभी को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ना भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार। तो कौन कौन से विशेष अधिकार है, जैसा मैंने डिस्कस किया, तो धर्म, हाँ, आर्टिकल 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेक के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद लोक नियोजन में आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन में समता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 19 के तहत वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ और संचरण, निवास या व्यवसाय की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अधिकार देश के अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त। ठीक है, नोट डाउन करिए। अच्छा, अगर मैं संवैधानिक प्रावधान की बात करूं, नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की बात करूं, तो संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, तो इसमें पहला आर्टिकल 5 कहता है कि भारत संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के समय, उस समय जो भी व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहे है ना, उनको नागरिकता, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पूर्व हुआ है, ठीक है, या 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ है, वे भारत के नागरिक स्वतः बन जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, तो यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे होंगे इस दौरान, तो वे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और इसका जन्म 25 जैन 1950 को हुआ, तो ये स्वतः ही भारत का नागरिक बन गया। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर ये 26 जनवरी के बाद इसका जन्म हुआ, तो उस कंडीशन में उसके माता पिता का जन्म 26 जनवरी या उससे पहले हुआ। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े आर्टिकल 6 की बात करें, तो आर्टिकल 6 में, हाँ, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवेशित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी गई है। जैसे भारत की आजादी के बाद 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो भी व्यक्ति, जो भी पाकिस्तानी या जो भी पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्ति भारत आके रहे, उन्हें भारत का नागरिक माना गया। ठीक है, अच्छा, 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई आया हो, तो उस कंडीशन में भारत का नागरिक हुआ। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया, तो उस कंडीशन में उसे पंजीकरण के माध्यम से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, यानी वो सरकार की अनुमति से रजिस्ट्रेशन किया हो, उस कंडीशन में उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है। ठीक है, आर्टिकल 6 कहते हैं अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो
तो उस कंडीशन में वो स्वतः भारत का नागरिक बन जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद वो आया तो उस कंडीशन में उसे भारत सरकार से पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, वही अगर हम आर्टिकल 7 की बात करें, ठीक है, तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारतीय जो पाकिस्तान चला गया लेकिन 19 जुलाई 1948 से पूर्व वो भारत पुनः वापस आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये आर्टिकल 7 से संबंधित नाम था, आर्टिकल 7। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है पुनः लौटने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, ठीक है, इससे पूर्व पाकिस्तान चला गया हो लेकिन 19 जुलाई 1948 से पूर्व वो पुनः लौटकर भारत आ गया, तो उस कंडीशन में उसे एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, तब जाकर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो यहाँ पंजीकरण एवं प्रार्थना पत्र, ठीक है, आर्टिकल 7 कहता है उसे पंजीकरण और प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा, तब तत्पश्चात उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 8 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 में सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जैसे वंश में हो गए ब्लड रिलेशन के आधार पे और पंजीकरण के आधार पे, या जब भारत सरकार किसी दूसरी विदेशी धरती को या विदेशी क्षेत्र को अपने देश में सम्मिलित कर लेती है, तो उस कंडीशन में इन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के वर्तमान जनरेशन की जितने भी यहाँ के नागरिक है उन्हें वंश के आधार पे या ब्लड रिलेशन के आधार पे नागरिकता प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 8 की तरफ हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो कूटनीतिक तरीके से पंजीकरण करके भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादा दादी जो भारत के नागरिक रहे हों, है ना, लेकिन वो व्यक्ति भारत के मान लीजिए बाहर रह रहा हो, तो उस कंडीशन में वो पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 8। ठीक है, तो भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 में जैसे यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक उस कंडीशन में नहीं होगा जब, जैसे आर्टिकल 9 में व्यक्ति की नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। तो नागरिकता संबंधी अधिकार तभी समाप्त हो सकते हैं जब वह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, या भारत की नागरिकता को उसने त्याग कर दिया हो, या भारत की संविधान के प्रति उसने अनिच्छा जाहिर की हो, या मान लीजिए वो धोखाधड़ी के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो। इन आधारों पे उसकी नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार है वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे मूल रूप से हम देखें तो पहला, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार किया हो, ग्रहण किया हो, या भारत की नागरिकता छोड़ दिया हो, ये 2 आधार हो गए। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी भारत में आप रहेंगे एक साथ 2 देश की नागरिकता नागरिक नहीं बन सकते। तो यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी दूसरे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, और अगर आप दूसरे देश के नागरिक बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। ठीक है, या फिर अगर आप संविधान के प्रति अनिच्छा जाहिर करते हैं, अनिष्ठा जाहिर करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आर्टिकल 10 और 11 की बात करें तो आर्टिकल 10 में नागरिकता अधिकारों का निरंतर बना रहना, जबकि आर्टिकल 11 में
संसद को ये अधिकार होते हैं कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सके। ठीक है, तो अगर संसद नागरिकता संबंधी कोई नई कानून लाती है और उस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनने योग्य है तो वह भारत का नागरिक कहा जाए या माना जाए। ठीक है, तो यहाँ सामान्यतः आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर हम लोग डिटेल में अगर देखेंगे तो भारत में मूल भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न आता है, क्या नागरिकता संबंधी कोई कानून भारत में पहले से बने हुए हैं? तो हाँ, 1955 में नागरिकता संबंधी कानून भारत में बने थे, लेकिन समय समय पे इसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिले। जैसे इस 1955 के कानून में पहली बार संशोधन 1986 में किया था। ठीक है, दूसरा संशोधन 1993 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में संशोधन। वर्तमान की बात करें तो 2015 में भी संशोधन किया गया था, जिसके तहत पीआईओ एंड ओसीआईएन कार्ड धारक को एक कर दिया था। ठीक है, यानी पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक को सम्मिलित कर दिया गया। इसमें पीआईओ कार्ड को समाप्त करके जो भी पीआईओ कार्ड धारक थे उनको ओसीआई जैसी भी जो भी सुविधाएं थी वो मिल गई। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में हम कंपैरेटिव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टेबुलेशन फॉर्म में कि पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है, इस पर हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात, 1955 के अधिनियम और सीएए, इसको एक मत समझिएगा, ये दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आधार होता है जन्म के आधार पर। ठीक है, अच्छा, जन्म के आधार की बात करूं तो 26 जनवरी 1950 है, उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों को भी नागरिकता प्राप्त होगी यदि उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो या हो। 2004 के पश्चात, अच्छा, पहले क्या होता था, 1992 से पहले की बात कहूं तो जन्म के आधार पे या वंश के आधार पे नागरिकता संबंधी अधिकार तभी दिए जाते थे जब उस व्यक्ति या उस बच्चे के पिता भारत के नागरिक। लेकिन 1992 के बाद से इस प्रावधान में कुछ बेसिक बदलाव लाया गया और पिता के अलावा माता भी यदि भारत की नागरिक रही हो तो उस कंडीशन में भी बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे माता और पिता दोनों का मेंशन किया गया। 2004 के अनुसार माता पिता में से किसी एक का वैध प्रवासी या भारतीय होना अनिवार्य है। इसके बाद वंश के आधार पर हम बोले तो वंश में विदेश से जन्मे व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय वे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। तीसरा, पंजीकरण की अगर हम पंजीकरण के आधार पर हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए इच्छुक है तो उसे पंजीकरण से 7 वर्ष पूर्व, मतलब जब पंजीकरण के लिए वो अप्लाई करता है तो उससे 7 वर्ष पहले से उसे भारत का वो निवासी हो, यानी भारत में रह रहा हो। ठीक है, उस कंडीशन में वो पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक कहलाने योग्य होगा। ठीक है, वही दूसरी ओर अगर हम प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर देखें तो क्षेत्र समाविष्ट का मतलब होता है जब भारत किसी क्षेत्र को अपने संघ क्षेत्र में शामिल कर लेता है तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के जो भी वासिंदे हैं, वहां की जो भी वहां के रहवासी हैं, वो भारत के स्वतंत्र नागरिक बनते हैं। अभी 2000 रिसेंटली जो बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण हुआ आर्टिकल 100वां संविधान संशोधन के तहत, तो उस कंडीशन में 100वां संविधान संशोधन के तहत जब भूमि का हस्तांतरण हुआ बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश की 55 जो स्थानें थी वो भारत संघ में शामिल हुई। तो उन 55 स्थानों के जो भी वासिंदे थे जो पहले बांग्लादेश के नागरिक थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, और वहीं पे प्राकृतिक आधार को हम देखें तो इसमें निर्धारित कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर आप उन शर्तों का अनुपालन करते हैं तो उस कंडीशन में आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। अच्छा, एक और बात वो यहाँ पे जानना जरूरी है कि प्राकृतिक आधार पर अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को
अनुसूची 8 के तहत जो 22 भाषाएं दी गई उनमें से किसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक। ठीक है, तो हाँ, निर्धारित शर्तों और भाषा के ज्ञान उस व्यक्ति को भारत का नागरिक उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है। अच्छा, नागरिकता की समाप्ति से संबंधी मैंने प्रावधान आपको आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिए, जिसमें यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर देता है, भारत की नागरिकता का त्याग करता है, तो उस कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं मानता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर देता है, तो वहां पे उसे उसकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। वहीं पे अगर वो धोखाधड़ी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया हो, उस कंडीशन पे भी, और संविधान के प्रति अनादर जारी है, तो उस कंडीशन पे भी केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो जैसा कि मैं बताया कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये जो एकल नागरिकता है ये मूल संरचना का ही रूप है। जैसे हम पिछले कुछ दिन पहले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1973 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद के मामले में एक निर्णय दिया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मूल संरचना को छोड़कर संसद किसी भी प्रावधान के संशोधन कर सकता है। तो ये जो एकल नागरिकता है ये मूल संरचना का ही एक अंग है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति केवल एक देश का नागरिक कहलाएगा, ना कि किसी राज्य। वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है भारत से कुछ अलग है। जैसे अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, वहां पे जो व्यक्ति होता है वह उस देश का नागरिक होने के साथ साथ वो जिस राज्य में वास कर रहा है, जिस राज्य में निवास करना है, वहां का भी वो नागरिक माना जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति वॉशिंगटन डीसी में रह रहा है तो वह वॉशिंगटन डीसी का भी नागरिक है, साथ ही अमेरिका का भी नागरिक है। वहीं कोई व्यक्ति अगर न्यूयॉर्क में रह रहा है तो न्यूयॉर्क का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। इस प्रकार से उन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रावधान देश की अखंडता और एकता को ध्यान में रखते हुए संविधान ने हमारे संविधान में इसको स्थान दिया। यानी भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, यानी सभी नागरिकों को देश भर में समान अधिकार प्राप्त होते हैं। और 2019 से पहले देखें तो जम्मू कश्मीर को अलग नागरिकता प्राप्त, यानी जम्मू कश्मीर के मामले में जैसे आर्टिकल 370 था उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, जहां जम्मू कश्मीर के जो भी वहां के जो जम्मू कश्मीर के जो एक्चुअल निवासी थे उन्हें भारत की नागरिकता के साथ जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता प्राप्त की। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग जैसे ओसीआई टीआरईओ इसमें अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें, ठीक है, तो एनआरआई किसे हम बोलेंगे? एनआरआई वो भारतीय होते हैं जो सामान्यतः विदेशों में रह रहे हैं, यानी वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास भारत का वीजा है, लेकिन वो विदेश से किसी भी कारणवश जैसे एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए वो वहां रह रहे हैं, तो वो एनआरआई कहता है। तो भारतीय नागरिक हो जो विदेश में निवास करते हैं, उनके पास भारतीय पासपोर्ट हो और उन्हें भारत आने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन्हें भारत में मताधिकार प्राप्त होती है, यानी भारत के इलेक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं और इलेक्शन में वो खड़े भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी बात, अगर हम पीआईओ की बात करें तो पीआईओ जो होते हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब तो इसे ओसीआई में मिला दिया गया है 2015 के बाद। फिर पूर्व में सीमित वीजा, ठीक है, उन्हें मिलता था, जबकि ओसीआई योजना में अब ये मिलने शामिल होने के बाद इन्हें जैसे वीजा के मामले में काफी हद तक छूट प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद इन्हें कोई भी मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है,
इसके बाद ओसीआई की बात करें, ठीक है, तो ओसीआई जो होते हैं वो पंजीकृत विदेशी नागरिक होते हैं। ऐसे नागरिक जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन पूर्व में उनके जो पिता माता या दादा दादी भारत के नागरिक रहे हों, वैसे वैसे व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड दिए जाते हैं भारत सरकार की ओर से, ठीक है। और ये भारत में वीजा एंट्री इन्हें मिलती है, यानी भारत आने के लिए इन्हें किसी प्रकार का भारत सरकार से वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन्हें भी मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे देश के नागरिक, ठीक है। और तीसरा एनआरसी, एनआरसी के बारे में जैसे हम डिटेल में जब करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो वहां पे हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर भी सिंपल भी ये समझिए कि एक तरह का रजिस्ट्रार है ना, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप। तो कानूनी रूप से प्रमाणित भारतीय नागरिकों की सूची होगी, जैसे एसआईआर हो रही है, ये एसआईआर कहीं ना कहीं एनआरसी का ही एक रूप है, एक अंग है, ठीक है। इसमें इस प्रकार की कोई भी वीजा या पासपोर्ट संबंधी किसी प्रकार की रुकावट या लिमिटेशन नहीं है, और ये भारत के नागरिक ही एनआरसी का अंग बन सकते हैं, यानी एनआरसी में केवल भारतीय नागरिकों का ही नाम मेंशन किया जाए, ठीक है। तो कई बार जैसे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में यहाँ इनसे रिलेटेड कंपेरेटिव स्टडी पूछ दिया जाता है, जैसे एक एनआरआई और पीआईओ ओसीआई को कंपेयर करने के लिए कई बार क्वेश्चन देते हैं, मल्टी स्टेटमेंट टेस्ट क्वेश्चन यहाँ बनाया गया, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है। जल्दी हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।